नमस्कार, मैं वीणा मिश्रा। आज कक्षा 12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ कैसे लिखें कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कहानी की रचना प्रक्रिया पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ में बनते हैं, तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी किसे कहते हैं? तो यहाँ प्रश्न जो है वो दो प्रकार के आते हैं, या तो 2 नंबर का आता है या 3 नंबर का आता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है उसे आप छोटा भी कर सकते हैं और 2 नंबर के आधार पर भी लिख सकते हैं। तो मैंने बनाए हैं 3 नंबर के आधार पर, आप उसे कुछ संशोधित करके छोटा भी बना सकते हैं। तो इसमें पहले पैरा में हमने परिभाषा दी है कि कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है। विधा का अर्थ होता है प्रकार। कैसे साहित्य के बहुत से प्रकार होते हैं, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, तो ये सब साहित्य अर्थात लिटरेचर के प्रकार हैं। तो उन्हीं प्रकारों को हिंदी में विधा कहते हैं। तो कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक रोचक अर्थात इंटरेस्टिंग और लोकप्रिय अर्थात सबको प्रिय रहने वाली विधा है। इसमें किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा हो, परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो और चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, अर्थात ये सारे तत्व इसमें होना ज़रूरी है। तो ये इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो 2 नंबर के प्रश्न में आप इतना ही लिख सकते हैं। अब 3 नंबर का प्रश्न यदि आता है तो आप इसको थोड़ा सा विस्तार दे सकते हैं कि वास्तव में कहानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी कहानी ना सुनी हो या ना सुनाई हो। हर व्यक्ति अपने अनुभवों को बांटना चाहता है। आपने सुना होगा कि अब कभी कोई दोस्त हमारा हमको कोई बात बताता है, हम बोलते अरे इतनी लंबी कहानी मत बता या कहानी मत सुना यार। तो कहानी अर्थात अपने अनुभवों को बांटना, बताना। तो दूसरों के अनुभवों को हम जानना भी चाहते हैं। तो ये हमारे जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है। कुछ लोग लिखकर और कुछ लोग बोलकर इसे व्यक्त करते हैं। कुछ लोगों में अपनी बात कहने का तरीका अच्छी तरह विकसित हो जाता है और वे श्रेष्ठ कहानीकार बन जाते हैं। अर्थात कुछ लोग जो होते हैं बोलकर इतने अच्छी तरह से कहानियाँ, आजकल हम यूट्यूब में बहुत से ऐसे चैनल देखते हैं जिसमें स्टोरीज़ सुनाई जाती हैं और बहुत से जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो कहानी सुनने के नए नए अंदाज़ विकसित कर रहे हैं। तो ये तरीका अपने आप विकसित होता जाता है और ऐसे लोग श्रेष्ठ कहानीकार बन जाते हैं। तो ये हुआ कहानी किसे कहते हैं। अब प्रश्न 2, कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम लिखें। इसके पहले आपने नाटक के तत्व पर हमने चर्चा की थी। तो नाटक के तत्व और कहानी के तत्व में बहुत ही ज़्यादा समानता है। तो इसके प्रमुख तत्व हैं कथानक अर्थात स्क्रिप्ट, पात्र या चरित्र चित्रण अर्थात कैरेक्टर, कथोपकथन या संवाद या कह सकते हैं डायलॉग, देशकाल, स्थान और परिवेश, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये इसके 6 मुख्य तत्व हैं। तो इनको याद रखिएगा क्योंकि इन 6 तत्वों के आधार पर ही सारे प्रश्न अभी बनेंगे। हम अभी जो आगे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे वो इन्हीं तत्वों को हम वहाँ पर विस्तार देंगे। तीसरा प्रश्न है कि कहानी से संबंधित ध्यान देने योग्य मुख्य बातें क्या हैं। अर्थात यदि आप कहानी लिखना चाहें तो कहानी लिखने के पहले कहानीकार को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो उत्तर है पहला, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। अर्थात एक हमको कथानक हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। हम उसी कथानक को कल्पना के ज़रिए विस्तार देकर बड़ी कहानी बना सकते हैं। दूसरी मुख्य बात है कि कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए देशकाल, वातावरण तथा स्थान का ध्यान रखना आवश्यक है। अर्थात कथानक जो है जिस परिवेश से संबंधित होगा उस परिवेश को दिखाना हमको ज़रूरी है। वैसे ही बातें बताना, वर्णन के रूप में बताना बहुत ज़रूरी है। लेखक पात्रों के बारे में खुद न बोलकर उनके क्रियाकलापों और संवादों के माध्यम से चरित्र को सशक्त बनाता है। तो लेखक खुद नहीं बताता है कि जैसे ईदगाह कहानी है तो हामिद किस प्रकार का बच्चा है, वो उसके क्रियाकलाप ऐसे बताता है कि वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद रहा है। इससे पता चलता है कि वो कितना दादी के प्रति दयालु है।
या संवादों के माध्यम से बताया जा रहा है कि उसका चरित्र किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पात्र के बारे में लेखक खुद नहीं बताता, बल्कि संवादों के माध्यम से बताया जाता है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाते हैं। द्वंद्व जो बीच बीच में कुछ ऐसे ट्विस्ट आते हैं जहाँ उत्सुकता बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, वो कथानक को या स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम कहानी लिखें। अगला प्रश्न है, कहानी के इतिहास पर प्रकाश डालिए। अर्थात कहानी हमारे देश में या विश्व में किस तरह से शुरुआत हुई उसकी, और किस तरह से वो आगे विकास को प्राप्त हुई। तो कहानी का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है। इसे हम कुछ बिंदुओं के आधार पर बांटकर क्रमशः देख सकते हैं। पहली चीज़, कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। पहले कथावाचक, कथावाचक का मतलब होता है कथा सुनाने वाले लोग। जो कथा सुनाने वाले लोग होते थे वो युद्ध की कहानियाँ या प्रेम की कहानियाँ या प्रतिशोध अर्थात बदले की कहानियाँ सुनाते थे। तो ये हमारे मनुष्य के स्वभाव का या प्रकृति का एक हिस्सा है। दूसरी बात है कि सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी में धीरे धीरे कल्पना का सम्मिश्रण होने लगा। तो पहले तो जो कथावाचक थे वो सच्ची कहानियाँ सुनाते थे, फिर जब उसमें कल्पना का समावेश होने लगा तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करने लगे। इसलिए धीरे धीरे कल्पना का समावेश बढ़ने लगा, क्योंकि कल्पना डालने से वो कहानियाँ लोगों को प्रिय होने लगी। तीसरी चीज़ जो इसमें विकास के दौरान आई कि प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ बहुत लोकप्रिय थी। लोग मौखिक अर्थात जो बोल कर सुनाई जाती हैं उन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। नानी दादी के किस्से कहानी ये भी बहुत आते थे। अतः धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए कहानी का सहारा लिया। तो उस समय जो नए नए धर्म के लोग आते थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए कहानियों का सहारा लेते थे। तो आप अभी भी देखते हैं जो धर्म से संबंधित धारावाहिक आते हैं उसमें उनकी कहानियाँ बताई जाती हैं ईश्वर से संबंधित। इसके ज़रिए उनके सिद्धांतों का प्रचार होता है। चौथी बात है जो विकास के दौरान देखी गई कि शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश की कहानियाँ, ये सब कहानियाँ जो है वो शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। तो इस तरह से कहानी में उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया। तो हमने देखी कि चार चीज़, पहले कथावाचक कहानियाँ सुनाते थे जो सच्ची होती थी, फिर उसमें कल्पना का समावेश हुआ, फिर मौखिक कहानी को धर्म प्रचारक लोग उपयोग करने लगे, फिर वो शिक्षाप्रद कहानी में तब्दील हो गई। तो इस प्रकार से कहानी का इतिहास जो है वो धीरे धीरे विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है कि कहानी में कथानक के महत्व को लिखिए। अब देखिए मैंने नीले अक्षरों से उन पॉइंट्स को लिखा है जो कहानी के तत्व हैं। अभी हमने बात की थी कि जो कहानी के तत्व हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न हम आगे देखेंगे। तो पहला तत्व है कथानक अर्थात स्क्रिप्ट। तो कहानी में कथानक का क्या महत्व होता है? कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है और वो संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। तो कथानक जो होता है वो एक तरह से आप समझिए कि समरी है, सार है, सारांश है कहानी का। ये कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। जब आप कोई घर बनाते हैं तो आप उसका एक नक्शा बनाते हैं और उस नक्शे के अनुसार फिर घर बनाना शुरू करते हैं। वैसे ही हम कहानी लिखने के पहले उसकी स्क्रिप्ट शॉर्ट में लिख लेते हैं और तो उसे ही हम कहानी का प्रारंभिक नक्शा कहते हैं। कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। तो आपको ये पॉइंट ये बताता है कि वो कथानक का जन्म कैसे होता है। हो सकता है जो कहानी लिखने वाला है उसने कोई घटना देख ली हो, उसे कोई जानकारी हाथ लगी हो, उसका कोई ऐसा एक अनुभव हो या उसके दिमाग में कोई ऐसी कल्पना आई हो जिससे वो कथानक जन्म ले लिया हो। तो इसके कारण कथानक का जन्म होता है। कहानीकार की जानकारी में कभी पूरा कथानक आता है तो कभी उसका एक सूत्र आ जाता है या कभी एक छोटा सा प्रसंग आ जाता है। अर्थात उसने कोई घटना देखी, एक छोटी सी कड़ी उसके हाथ में लग गई और उसी को वो एक कहानी के रूप में बदल देगा, या छोटा सा कोई घटनाक्रम प्रसंग हाथ में लग गया या कोई जानकारी हाथ में लग गई तो उसके आधार पर वो पूरी कहानी बना लेता है। अगला बिंदु है कि कभी उसे कोई पात्र आकर्षित करता है, उसके बाद वह कल्पना के आधार पर उसे विस्तार देने का काम करता है। तो कहानीकार कभी कभी, जैसे आपने भक्तिन कहानी पढ़ी, महादेवी वर्मा को भक्तिन पात्र ने आकर्षित किया
और उन्होंने उसे कल्पना देकर थोड़ा सा विस्तार दिया, कुछ वास्तविकताएं ली और उनकी कहानी बन गई। तो इस तरह से पात्र के आकर्षण के कारण भी आप कहानी लिखते हैं। आमतौर पर कथानक में एक प्रारंभ होता है, एक मध्य होता है और अंत होता है, और कथानक में द्वंद्व तत्व के कारण ही कहानी रोचक अर्थात इंटरेस्टिंग बनती है। तो कथानक से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कहानी में कथानक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, ये उसका केंद्रीय बिंदु है। अगला प्रश्न है देशकाल और परिवेश से संबंधित, कि कहानीकार को देशकाल और परिवेश के संबंध में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी वो कहानी लिखता है तो उसको देशकाल परिवेश की जानकारी कैसे होनी चाहिए। तो हर घटना, पात्र या समस्या का अपना देशकाल और स्थान होता है। अर्थात कोई भी घटना घटी, जैसे इस पुस्तक में उदाहरण दिया गया है एक अस्पताल का, कि कहानीकार को एक अस्पताल की घटना से सूत्र मिल जाता है अपनी कहानी का, और वो उसके आधार पर कहानी लिखता है। तो कोई भी घटना हो, पात्र हो या समस्या हो, उसका अपना एक देशकाल, परिवेश, स्थान, वातावरण होता है। अतः कथानक के अनुसार कहानीकार को देशकाल को समझकर उसी के अनुरूप चित्रण करना चाहिए। अब जैसे हामिद की कहानी है ईदगाह। अब उन्होंने देख लिया कि वो किस परिवेश का बच्चा है, वो ईद के दिन नमाज़ पढ़ने जा रहा है, फिर उसको ग्रामीण परिवेश दिखाना है, उनको मेले का वर्णन दिखाना है, मेले में क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, खाने की चीज़ें क्या हैं, खिलौने कैसे हैं, ये सारी चीज़ें देशकाल परिवेश के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारे चित्रण कथानक के अंतर्गत करने पड़ते हैं। तो कहानीकार जो काल्पनिक ढांचा तैयार करे वो संभावित हो, मतलब ये सोच लेना चाहिए कि यदि कहानीकार ने यदि कोई कल्पना की है तो वो कल्पना केवल कोरी कल्पना ना हो, वो संभव होनी चाहिए। अर्थात उसको आप कहानी में रखें तो ऐसा लगे कि हाँ ऐसा संभव है, और उसके उद्देश्यों से मेल खाता हो। अर्थात कहानीकार के उद्देश्य से वो देशकाल और परिवेश मैच होना चाहिए, मिलना चाहिए, मेल खाना चाहिए, क्योंकि यह कहानी को रोचक तो बनाता ही है, प्रामाणिक भी बनाता है। अर्थात प्रमाण प्रस्तुत करता है कि वाकई ये कहानी सच्ची है। तो प्रामाणिकता और रोचकता इससे बढ़ जाती है। जैसे अस्पताल का कथानक है तो अस्पताल का पूरा परिवेश, ध्वनियाँ, अर्थात अस्पताल में किस प्रकार की आवाज़ें आएंगी, एम्बुलेंस की आवाज़ें आएंगी, कंपाउंडर की, डॉक्टर की आवाज़ आएंगी, वहाँ के लोग, कार्य व्यापार, नित्य की घटनाएं, लोगों के पारस्परिक संबंध, डॉक्टर का, नर्स, कंपाउंडर, इन सब लोगों से जो संबंध है, उनकी आपसी बातचीत कैसी होती है, ये सब चीज़ें देशकाल और परिवेश के अंतर्गत आती हैं। तो कहानीकार को इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो देखिए हमने दो तत्व देख लिए, एक कथानक और दूसरा देशकाल और परिवेश। अब बढ़ते हैं हम अगले तत्व की ओर, पात्र और चरित्र चित्रण। तो इससे संबंधित प्रश्न बनता है कि कहानी लिखते समय कथानक के पात्रों के संबंध में कहानीकार को क्या जानकारी रखना आवश्यक है। उत्तर है, कहानीकार के सामने पात्रों के स्वरूप का अध्ययन कहानी की एक बेहद महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। अर्थात जब भी कहानीकार कहानी बनाए तो उसको पता होना चाहिए कि उसका पात्र किस किस्म का होगा। कहानीकार को पात्रों के स्वरूप, उनके स्वभाव, उनके उद्देश्य, उनके अंतर संबंध अर्थात उनके आपस में कैसे संबंध हैं, परिस्थिति जन्य प्रतिक्रियाओं अर्थात वो किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सब की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे वह उनका चरित्र चित्रण अच्छी तरह से कर सकता है और उनके बारे में संवाद भी लिख सकता है। दरअसल कहानीकार और उसके पात्रों के बीच बहुत ही गहरा अर्थात निकटतम संबंध स्थापित होना चाहिए। उसे पात्रों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी रखना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ भी यदि आप 2 नंबर का उत्तर लिख रहे हैं तो आप ऊपर की जानकारी, ऊपर के पहले पैरा के माध्यम से या सेकंड पैरा के माध्यम से पूरी जानकारी दे सकते हैं। दोनों में से एक पैरा लिखें तो चल जाएगा। पर 3 नंबर का प्रश्न यदि आता है तो आप ऊपर कुछ भूमिका देते हुए 2-3 लाइन के नीचे के पॉइंट दे सकते हैं। जैसे हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है, ये जानकारी कहानीकार को होनी चाहिए। कहानीकार में पात्र विकसित भी होता है और अपना स्वरूप भी बदलता है। जैसे हामिद, वो दादी के पास रहता है तो एक बच्चा है, मेले में जाता है तो उसका पात्र धीरे धीरे एक मैच्योर बच्चे के रूप में बदलता है, और वो मैच्योरिटी का उसका चरम उत्कर्ष तब होता है जब वो अपनी दादी के पास चिमटा लेकर पहुंचता है और अपने दोस्तों के कथन से ज़रा भी प्रभावित नहीं होता।
तो कहानी में पात्र विकसित होता है और उसका स्वरूप भी बदलता है, ये भी ध्यान रखना है। कौन से पात्र की किस प्रकार की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी, इस बात का ज्ञान भी कहानीकार को होना चाहिए। अर्थात जो ऐसे हामिद है, उसके मित्र ने यदि उसके सामने अपना खिलौना दिखा के उसको चिढ़ाया तो वो किस तरह से उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, ये कहानीकार को पता होना चाहिए। इससे ही उसका चरित्र चित्रण होता है। पात्रों के अंतर संबंधों पर भी विचार करना चाहिए, अर्थात पात्रों के बीच में आपसी संबंध कैसे हैं। जैसे हामिद का दादी के साथ संबंध, हामिद का अपने मित्रों के साथ संबंध, ये उनके अंतर संबंधों पर भी विचार कहानीकार को रखना चाहिए और इनको संवादों के माध्यम से उजागर करते रहना चाहिए। तो ये हो गया पात्र से संबंधित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम। पात्र से संबंधित एक और प्रश्न है जो इस पाठ के दौरान आया है कि कहानी में चरित्र चित्रण के कौन कौन से तरीके होते हैं और आपको इसमें से कौन सा तरीका अच्छा लगता है और क्यों। तो इस पाठ में बताया है कि कहानी में चरित्र चित्रण के कई तरीके हैं। जैसे कहानीकार स्वयं पात्रों के गुणों का बखान करता है। दूसरा, पात्रों के क्रियाकलाप ऐसे बताए जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। जैसे हम हामिद के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। हामिद यदि अपने खाने की चीज़ ना लेके दादी के लिए चिमटा खरीद रहा है तो इससे पता चलता है कि वो कैसा बच्चा है। तीसरी चीज़, पात्र के स्वयं के तथा दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों के जरिए। पात्र स्वयं के कुछ संवाद बोलता है जिससे पता चलता है कि उसका चरित्र कैसा है, या दूसरे लोग उसके बारे में जो संवाद करते हैं उससे भी पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से, अर्थात यदि किसी व्यक्ति की रुचि बताई गई हो कि वो किस तरह का काम कर रहा है तो उससे भी पता चलता है कि वो कैसा व्यक्तित्व का स्वामी है। अब दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है और क्यों। तो मुझे कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का वह तरीका अच्छा लगता है जिसमें पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, संवादों और दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाठक उन पात्रों से जुड़ जाता है और कहानी में एक क्रमबद्धता आ जाती है और ये तरीका बहुत ही प्रभावशाली भी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पात्र के संबंध में हमने जानकारी ले ली। अब आते हैं हम संवाद से संबंधित प्रश्न। संवाद जिसे हम कथोपकथन भी कहते हैं। तो ये हमने अथवा करके 2 प्रश्न दिए हैं कि संवाद लिखते समय, कहानी के पात्रों के संवाद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कहानी में पात्रों के जब संवाद लिखे जाते हैं तो वो संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना हम पात्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। संवाद ही कहानी को, पात्र को स्थापित, विकसित करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़, जो घटना कहानीकार घटित होते नहीं दिखा सकता, अर्थात कहानी में यदि कहानीकार नहीं दिखा सकता कि मेले में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं तो वो उनको संवादों के माध्यम से सामने लाएगा। अब जैसे हामिद और उसके मित्रों के बीच में संवाद हो कि अरे वो झूला लगा है, कितना अच्छा लग रहा है, चलो उसमें बैठते हैं। अरे वो देखो गुलाब जामुन रखी हुई हैं, कितनी ताज़ी लग रही हैं, चलो खाते हैं। तो कहानीकार इनको यदि घटित होते नहीं दिखा सकता तो वो संवादों के जरिए उनको दिखा दे। संवाद पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए, अर्थात कैरेक्टर जैसा है, उसका बैकग्राउंड जैसा है, उसके अनुकूल डायलॉग होने चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। उनसे उद्देश्य पूरा होना चाहिए। कौन सा उद्देश्य? पात्रों का चरित्र स्पष्ट हो, कहानी का उद्देश्य पूरा हो। तो संवाद इस तरह के होने चाहिए। चौथी चीज़, संवाद पात्रों के माध्यम से ही आगे बढ़ने चाहिए। पांचवी चीज़, संवादों में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। जितनी ज़रूरी चीज़ है उतनी ही बताई जाए। अगला प्रश्न है, कहानी में क्लाइमैक्स का क्या महत्व है। क्लाइमैक्स अर्थात चरम उत्कर्ष, एंडिंग। तो चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स कहानी का अंतिम तत्व होता है। इसमें कहानी के उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात कहानी का जब एंड होता है। अब जैसे ईदगाह कहानी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ईदगाह कहानी में अंत में हामिद अपनी दादी को चिमटा देता है, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती है। तो कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन संबंधी अनुभूतियों से मानव मन का निकट परिचय कराना है। यहाँ हमें पता चलता है कि हामिद के द्वारा जो चिमटा लाया जाना है वो उसके किस तरह के एक मानव स्वभाव को दर्शाता है कि एक बच्चा होके भी उसमें कितनी संवेदना है।
वो अपनी दादी के प्रति कितनी दया भाव रखता है। तो कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता है, वो जीवन संबंधी अनुभूतियों से मनुष्य के मन को परिचित भी कराता है। तो क्लाइमैक्स का ये उद्देश्य है। तो ये 2 नंबर के प्रश्न के लिए पर्याप्त है। इसी में एक और प्रश्न बनता है कि कहानी में चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स के चित्रण की सर्वोत्तम विधि आपके विचार से कैसी होनी चाहिए? तो मेरे विचार से कहानी में चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स के चित्रण की सर्वोत्तम विधि यह है कि चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अर्थात जैसे अभी हमने हामिद की ही बात की, वो चिमटा देता है दादी को और दोनों रोने लगते हैं। अब यहाँ उनके अश्रु से पाठक स्वयं ही एक क्लाइमैक्स गढ़े कि हाँ, ये हम किस उद्देश्य की तरफ जा रहे हैं, हमें इससे क्या शिक्षा लेनी है। तो लेखक का पक्ष अपने आप उसको अपनी तरफ आने की प्रेरित करता है, लेकिन पाठक को ये भी लगना चाहिए कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निर्णय निकाले हैं उसके अपने हैं। अर्थात लेखक को ये ना लगे कि पाठक को ये ना लगे कि लेखक ज़बरदस्ती उसे अपने निर्णय के पक्ष में ले रहा है। तो इस तरह से पाठक को अपनी स्वतंत्रता महसूस होनी चाहिए, चरम उत्कर्ष उससे स्वयं ही निकालना चाहिए। तो ये